माँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम की नगरी प्रयागराज, जिसे हमारे शास्त्रों ने सभी तीर्थों के राजा होने की उपाधि दी। और इसी तीर्थराज प्रयागराज में लगा है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ 2025 की नई जानकारी के साथ, और महाकुंभ के उन्हीं खास तीर्थ स्थलों के बारे में बताएंगे जहां जाना और दर्शन करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बोलो मां गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम की जय। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज में। इस समय मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हूं और अभी हम यहां से जा रहे हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में। तो आज समय है 4 फरवरी का। अभी 2 ही मुख्य स्नान रह चुके हैं। एक है 12 फरवरी माघ पूर्णिमा का और उसके बाद अंतिम स्नान है यहाँ पर 26 फरवरी महाशिवरात्रि का। तो एक दिन का पूरा आइटनरी रहेगा कि महाकुंभ मेला आप कैसे घूमें, भीड़ की इस समय क्या स्थिति है और एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्या व्यवस्था भी चल रही है। और जो पिछले दोनों एपिसोड्स में शूट किया था वो सब भी दिखाएंगे। पहला एपिसोड हमने संगम घाट से शुरू किया था, दूसरा एपिसोड हमने टेंट सिटी से शुरू किया था, लेकिन आज का हम कर रहे हैं रेलवे स्टेशन से। तो श्रद्धालुओं की भीड़ तो रेलवे स्टेशन पर ही अच्छी खासी दिखाई दे रही है अभी। चलिए आओ चलें महाकुंभ। ये स्नान की मुख्य तिथियां भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो संगम घाट की तरफ निकलते हैं। तो ऑटो आपको यहाँ पर जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आते हैं ना, तो बहुत यहाँ पर ऑटो स्टैंड अलग से बनाया गया है, बहुत बड़ा है वो। आपको ऑटो मिल जाते हैं। आपने यहाँ पर बोलना है चुंगी एरिया के लिए या नया पुल के लिए आपको ऑटो मिलते हैं। तो मुख्यतः प्रयागराज आने के लिए यहाँ पर कुल 5 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, प्रयागराज चौकी, नैनी और प्रयाग। इन सभी रेलवे स्टेशन का जो महाकुंभ से दूरी है वो 2 से 10 किलोमीटर के रेडियस के बीच में है। तो सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन यहाँ पर अभी हम उतरे हैं प्रयागराज जंक्शन, जिसकी दूरी संगम से 7 किलोमीटर की है। तो सबसे पहले प्रयागराज आने वाले यात्री यहाँ पर ढूंढते हैं रहने की व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होटल्स का चार्ज है वो 5,000 से 7,000 पर नाइट का है। सुन के आपको लगा होगा कि बहुत अधिक है, लेकिन रुकिए, आज से 10 दिन पहले ये होटल चार्जेस 10,000 के करीब थे। तो आपके लिए एक सस्ती अच्छी व्यवस्था ये रहती है कि यहाँ पर सरकार ने 40 रैन बसेरा खोले हैं पूरे प्रयागराज धाम में। आपसे 100 रुपये 200 रुपये चार्ज लिया जाता है। आप आधार कार्ड दिखाएं तो यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। तो आपके रहने की व्यवस्था तो हमने कर दी। अब मुख्य स्नान की बात करते हैं। अभी हम प्रयागराज जंक्शन से ऑटो लेकर यहाँ पर चुंगी पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से जो मुख्य संगम घाट की दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए खुशी की बात तो वो थी बड़े हनुमान जी मंदिर तक हमें ऑटो मिल गया। इसका मतलब कि अभी प्रशासन ने जो जाने की व्यवस्था है और भी बढ़िया कर दी है, क्योंकि भीड़ अभी कम हो चुकी है। पहले आपको चुंगी से 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब बड़े हनुमान मंदिर तक हम जाएंगे, वहां से मात्र आधा किलोमीटर है संगम। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि जो अभी जो शूट दी गई है ना, 11, 12 और 13 फरवरी को जब माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान है, शायद फिर से वो पाबंदियां लागू हो जाए। जो गाड़ियों का अभी आना अंदर शुरू हुआ है वो शायद बंद कर दिया जाए। तो मुख्य त्रिवेणी संगम तक हम पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको एक बार भीड़ दिखा देता हूं कि आम दिनों में इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। अभी हम संगम तट पर ही हैं। ये देखिए इस तरफ वहाँ से दूर आपको दिखाई दे रहा होगा ये अकबर किला, और साथ में इस साइड यहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो ये इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, मतलब आप आराम से देख सकते हैं पूरे कुंभ मेला को। तो संगम तक हम पहुँच गए हैं। कुछ एक प्रमुख बातें उसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। संगम घाट से त्रिवेणी संगम तक जो जाना होता था वो आज के समय में बंद है। आपको त्रिवेणी संगम तक पहुंचना कैसे है, वो है यहाँ पर किला घाट बनाया गया है स्पेशल महाकुंभ के लिए। वहाँ से बोट चलती है किला घाट से, त्रिवेणी संगम तक आप पहुँचते हैं। 15 से 20 मिनट का समय लगता है। और अगर मैं चार्ज की बात करूं, अगर तो आप शेयरिंग में जा रहे हैं तो आपसे 70 रुपये 80 रुपये लिए जाते हैं पर पर्सन। हमने पर्सनल बोट की थी, हमारे 1000 रुपये लगे थे। जब 10 दिन पहले हम आए थे तब हमने 1500 रुपया दिया था। मुख्यतः मैं जो आपको बताऊं, यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं उसी के लिए ही मुख्य रूप से प्रयागराज में देश विदेश से लोग आते हैं त्रिवेणी संगम और त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करना। ये आपको भारत में और कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा 3 नदियों का संगम। तो जब तक हम त्रिवेणी संगम पर पहुंचते हैं, मैं कुछ एक ड्रोन शॉट्स के साथ
आपको यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ की स्थिति है वो दिखा देते हैं। ये संगम घाट है। तो जब रेलवे स्टेशन से चले थे, चुंगी तक आए थे, आगे भी हम संगम तक पहुँचे हैं, तो भीड़ कम लग रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो स्नान करते हुए श्रद्धालु हैं, 360 डिग्री से हम ड्रोन से आपको दिखा रहे हैं, एकदम आँखों को आनंदित करने वाले दृश्य है। तो श्रद्धा का जन सैलाब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो हमने यहाँ पर आकर महसूस किया कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है। प्रशासन बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर रहा है आने वाली भीड़ को भी। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी कुछ एक अपने कर्तव्यों को समझें। जिस तरह से प्रशासन द्वारा उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं, अगर उनका पालन करेंगे तो ये और भी अच्छे से पूरी की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये आपको एक बार ड्रोन से दिखाना था कि किस तरह से ये कुंभ लगता है। तो एक तरह से हमने आपको 360 डिग्री से यहाँ पर ये सारे के सारे दृश्य दिखाए हैं, बेहद ही आनंदित करने वाले थे। ये हल्का हल्का माँ गंगा और जमुना के रंग में जो भेद है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जितने भी आपको ये ध्वजा दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। तो चलिए, ये हमारा तीसरी बार स्नान था यहाँ पर प्रयागराज धाम में पिछले 1 महीने में। तो इस बार का जो स्नान था वो हमारे लिए इसलिए भी खास था कि बड़े आराम से, हमें यहाँ पर भीड़ अधिक नहीं थी, तो हमने 5 से 10 मिनट यहाँ पर आराम से स्नान किया, पूजा अर्चना की। तो त्रिवेणी संगम स्नान या गंगा घाट पर स्नान, दोनों से पहले कुछ एक ज़रूरी बातें आपको बतानी ज़रूरी है कि डुबकी लगानी कैसे है। नाभि तक आपको उतरना होता है, दाहिने हाथ में पानी लेना होता है और सूर्य देव की तरफ मुख करके उसका आचमन करना होता है। स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं होता और स्नान के बाद आपको दान करना भी ज़रूरी रहता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, तो जो मुख्य मंत्र है उसका उच्चारण जरूर कीजिए जब आप त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं, और वो मंत्र है त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। जब स्नान करने के लिए जा रहा था ना, तो लग रहा था इतनी ठंड होगी, लेकिन स्नान करने के बाद अब ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। एकदम शुद्धिकरण हो गया जिसको बोलते हैं। अभी ये कुंभ क्या है और क्यों 12 साल बाद ये लगाया जाता है? 12 साल में कुंभ इसलिए होता है कि 12 साल में जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह अपनी पुरानी स्थिति में आता है। तो हमने बृहस्पति ग्रह की साइकिल क्यों चुनी? क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसकी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो सबसे अधिक है। तो हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में जो बाहर से एस्ट्रॉइड्स आते हैं ना, उसको जो गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर प्लैनेट बचाता है। तो एक तरह से जो हम इन बाहरी एस्ट्रॉइड से बचे हुए हैं वो जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बचे हुए हैं। तो एक बार आपको ना एक ड्रोन शॉट हमने लिया था संगम घाट से लेकर बिल्कुल अंत तक, वो आपको एक बार दिखाता हूँ। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आस्था का जन सैलाब किस तरह से यहाँ पर प्रयागराज में आया हुआ है। तो अभी हमने स्नान करके अपने कपड़े जो पहन लिए हैं, माँ के आपको दर्शन भी करवा दिए हैं। माँ गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन भी कर लिए और स्नान भी कर लिया। तो यहाँ पर अभी जो मैंने बताया था आपको कि स्थायी घाट, पक्के घाट बनाए गए हैं महाकुंभ के लिए, वो देखिए किला घाट है जी। काली घाट से ही नाव पकड़कर अभी हम आए थे यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। तो ये पिछले साल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ भालू ही भालू, मिट्टी ही मिट्टी दिखती थी। लेकिन अभी पूरा प्रॉपर एक घाट बनाया गया है जहाँ पर आने वाले भक्तों के स्नान के लिए। तो स्नान करके अभी हम वापस किला घाट पर उतर चुके हैं। तो अभी संगम एरिया के जो दो मुख्य तीर्थ स्थल है ना, वो हैं एक तो बड़े हनुमान जी मंदिर और दूसरे हैं अक्षयवट। पिछली बार हमने दोनों ही मिस कर दिए थे क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन आज हम करेंगे। 1 से 1.5 घंटा में बताया गया कि समय लगेगा। अच्छा, मेन बात है कि मेरी इस तरफ है पोंटून ब्रिज और इस तरफ है बड़े हनुमान जी और अक्षयवट का मंदिर है। तो चलिए हम पहले जाएंगे अकबर किला अक्षयवट की तरफ, और उसके बाद आगे ही वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है बड़े हनुमान जी मंदिर। वो दोनों के दर्शन आपको करवाते हैं। तो अक्षयवट में भीड़ थोड़ी कम थी, तो आधे घंटे में हमें दर्शन हो गए थे। ये अकबर किला आपको दिखाई दे रहा है, अंदर प्राचीन अक्षयवट है जिसके नीचे प्रभु श्री राम जी ने भी 3 दिन के लिए विश्राम किया था जब वो यहाँ पर प्रयागराज धाम में आए थे ऋषि भारद्वाज जी से मिलने के लिए। और यहीं पर माँ सरस्वती जो लुप्त रहती हैं, यहाँ पर आपको उनके हल्के से दर्शन होते हैं। नीचे आपको गुफा में जाना पड़ता है, और जो आपको इस समय दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर माँ सरस्वती के लुप्त होने का ये प्रमाण है। बहुत सारे
साधु संतों के आपको दर्शन होते हैं इस गुफा में। यहीं पर ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था धरती लोक पर, प्रयागराज धाम में प्रथम यज्ञ किया था और भगवान शिव की पूजा की थी, उस शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं आपको इस गुफा में। तो अक्षयवट के हमने आपको दर्शन करवा दिए। यहाँ से बिल्कुल नाक की सीधी में 200 मीटर के करीब दूरी है, वो गेट मुख्य प्रवेश द्वार यहीं से दिख रहा है, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। प्रयागराज धाम का एक मुख्य तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर बजरंगबली जी विशेष रूप से अलग अवस्था में दर्शन देते हुए दिखाई देते हैं। तो जो सामने आप बड़े हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं इस समय। तो बड़े हनुमान मंदिर के बिल्कुल साथ में यहाँ पर डिजिटल कुंभ करके लगा हुआ है। 50 रुपये इसका शुल्क है। आधे घंटे में आपको यहाँ पर जो कुंभ का सार है, पूरी की पूरी कहानी है, वो समय लग जाती है। बेहद ही बढ़िया तरीके से AI की हेल्प से यहाँ पर महाकुंभ को दर्शाया गया है। यहाँ के इतिहास, अखाड़ों का वर्णन, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही अद्भुत ये हमारा यहाँ पर अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा। जब भी आप यहाँ पर संगम स्नान करने के लिए आएँ, इस डिजिटल कुंभ में ज़रूर आएँ। संगम के सभी तीर्थ हमने दर्शन कर लिए। तो अब पहले मैं जाने लगा था अखाड़ास में, लेकिन मैं फिर इसके बाद प्लान किया कि रात को जाएंगे, क्योंकि हम जितनी बार भी यहाँ पर आए ना प्रयागराज में, रात के समय हमने अखाड़ास नहीं देखे थे। तो इसलिए हमने फिर से ऑटो किया और निकल पड़े यहाँ के सबसे प्राचीन प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर के लिए, जिसके बिना ये प्रयागराज धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो संगम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है नाग वासुकी मंदिर। लेकिन बढ़िया बात यह है आज के समय में कि आपको आराम से संगम से ऑटो मिल जाता है। 50 रुपये हमने दिए थे। सामने आपके नाग वासुकी जी का मंदिर है। करीब 50 के करीब सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँचे, भगवान नाग वासुकी जी के दर्शन किए। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप नाग वासुकी भगवान के दर्शन यहाँ पर कर रहे होंगे तो उनकी शिला पर इस निशान को ज़रूर देखिएगा। ये औरंगजेब के समय से यहाँ पर उनके ये निशान है। वो निशान ये है कि जो औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, जो मूर्तियों मंदिरों को तोड़ता था, वो जो है भगवान वासुकी जी के शरीर पे 2 तलवार मारा था। पहला उनके गर्दन पे, दूसरा इनके कमर पे। ये निशान उसी समय का है? हाँ, उसी औरंगजेब के समय का जी। यहाँ मंदिर परिसर में ना काल सर्प दोष की पूजा भी की जाती है। जो भी भक्त काल सर्प दोष से अपनी मुक्ति चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर इस श्री नाग वासुकी मंदिर में इसका उपाय करवाते हैं। तो नाग वासुकी दर्शन करने के बाद यहीं पर दशाश्वमेध घाट बनाया गया था महाकुंभ के लिए। ये आप उसी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आकर स्नान करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लोग इधर भी स्नान कर रहे हैं। गंगा घाट ही है ये भी। तो जो बात मैंने पहले भी बोली थी कि प्रयागराज पूरा धाम ही संगम क्षेत्र है। आप कहीं पर भी स्नान कीजिए, आपको वो पुण्य मिलेगा ही। तो हम भी यहाँ पर जब पहले भी आए थे, हमने गंगा घाट पर स्नान किया था। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप संगम तट पर ही स्नान करें। तो पूरे का पूरा प्रयागराज है, चाहे वो रेल है, झूंसी है और चाहे वो संगम है, सभी जगह पर स्नान करने का वही महत्व रहता है। मतलब यहाँ पर भीड़ कम हो, थोड़ा पानी भी आपको अच्छा दिखेगा, वहाँ पर ही आप स्नान करने को प्राथमिकता दें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर कुल 60 गंगा घाट हैं। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। 30 पोंटून ब्रिज है। यहाँ से पोंटून ब्रिज शुरू होता है, वहाँ पर एक घाट है। यहाँ पर पोंटून ब्रिज खत्म होता है, वहाँ पर एक घाट है। अगर आप नाग वासुकी मंदिर में आ रहे हैं, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि समय है अगर आपके पास, तो ये सेक्टर 6 है नाग वासुकी का। यहाँ पर बहुत से मुख्य तीर्थ स्थल हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको सभी के दर्शन करवाए थे, लेकिन फिर से आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहीं पर 5 करोड़ रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हैं। यहीं पर तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर निःशुल्क प्रसाद भंडार वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो समय है तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 सेक्टर में ज़रूर आ सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात इस बार हमें ये लगी है कि ऑटो वगैरह आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़ी आसानी से मिलते हैं, जिसकी वजह से आप प्रयागराज धाम के धरती के दर्शन आराम से कर सकते हैं, जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं। तो चलिए, हमने ऑटो लिया फिर से और दारागंज एरिया में गए। पहले हमने भगवान वेनी माधव के दर्शन किए। यहाँ पर भगवान विष्णु 12 रूप में स्थापित हैं पूरे प्रयागराज धाम में और प्रयागराज धाम की रक्षा करते हैं। बेहद ही अद्भुत दर्शन थे। और उसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर हम गए शक्तिपीठ है प्रयागराज धाम का सबसे प्रसिद्ध अलोपी देवी शक्तिपीठ। किसी प्रतिमा के दर्शन नहीं आपको यहाँ पर होते, माँ के दर्शन होते हैं। झूले के रूप में यहाँ पर माँ आपको दर्शन देते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत आनंद और शांति मिली। फिर से हमने एक बार ऑटो की सवारी की है और पहुँच गए हैं प्रयागराज धाम के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में। प्रभु श्री राम जी ने जब वनवास के लिए जाना था, यहाँ पर भारद्वाज मुनि जी के पास आए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था और यहीं से फिर चित्रकूट की तरफ गए थे।
यहाँ पर आपको भारद्वाज ऋषि जी की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होंगे। उस समय भारद्वाज ऋषि जी जो भगवान शिव की पूजा करते थे उस शिवलिंग के आपको दर्शन होंगे। तो ये आश्रम से 50 मीटर की दूरी पर ही है ये भारद्वाज ऋषि जी की प्रतिमा। देखिए कितनी विशाल का ये प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई। प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष ज्ञानी कहा जाता था उनको। 10,000 के करीब उनके शिष्य हुआ करते थे। जो विमान बनाने और उड़ाने की कला है वो भारद्वाज ऋषि जी ने ही उसकी उत्पत्ति की थी। तो भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में आप आते हैं तो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर पंडित जी चाट बाजार जरूर जाइएगा। शाम का समय हो चुका था, हमने चाट का लुत्फ उठाया, दही भल्ले यहाँ पर खाए, बेहद भीड़ रहती है। तो अभी हम जूसी में आए हैं, प्रयागराज से लगभग 10 किलोमीटर बाहर है, लेकिन मुख्य तीर्थ है, बहुत से श्रद्धालुओं को पता नहीं होता। ऊपर पढ़िए समुद्र कूप तीर्थ। कूप का जो मैं आपको पहले ना एक बार कूप दिखाता हूँ, पौराणिक इतिहास बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे संतों ने यज्ञ किए हैं, इस समुद्र का आह्वान किया है और इसकी गहराई देखी पहले। मतलब मैं देख रहा था पहले जब हम आए थे तो मेरे को दूर दूर तक भी इसकी गहराई नहीं दिखाई दी। जहाँ तक मेरी नज़र गई है ना तो कोई मेरे को एंड पॉइंट नहीं दिखा इसका। और माना जाता है कि इस कूप का पानी इतना गहरा है कि समुद्र के साथ जुड़ता है और इसीलिए इस कूप की आज भी यहाँ पर पूजा की जाती है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। राजा समुद्रगुप्त के समय से ये कूप यहाँ पर है। आप इसकी प्राचीनता देख सकते हैं। इसके बाद अब समय हो चुका था जो हमने पिछली बार नहीं देखा था, वो था लेजर शो। कीड़गंज एरिया में हमें जाना पड़ा था। 50 रुपए दिए थे हमने भारद्वाज मुनि जी के आश्रम। काली घाट करके वो जगह है। पानी पर इस लेजर शो को चलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं फुहारे, यहाँ पर फाउंटेन्स हैं, उसके पीछे लाइट लगा के रखी हुई है और वहीं से ये लेज़र शो को चलाया जा रहा है। और इस लेज़र शो की जो मुख्य अट्रैक्शन है, कुंभ जिन 4 जगहों पर लगता है उसका इतिहास है। यहाँ प्रयागराज धाम के जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनको बेहद ही एक अट्रैक्टिव वे में आपको दिखाया गया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। 1 घंटे का यहाँ पर आपको समय लगता है पूरे लेज़र शो के दौरान। ये टाइमिंग्स मैं आपको ऊपर बता देता हूँ कि इस लेज़र शो की टाइमिंग्स क्या है, लेकिन फिर से बोलूँगा ये सबसे अट्रैक्टिव और सबसे मस्ट विजिट प्लेस है जब आप महाकुंभ देखने के लिए अभी आते हैं। और आपके लिए अभी आना इतना आसान भी हो चुका है और इस समय तो आप बड़ी आसानी से भी आ सकते हैं क्योंकि अभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो अभी रात बेहद हो चुकी थी तो हमने अखाड़ा में जाना कैंसिल कर दिया। वैसे भी जो अखाड़ा से भी थोड़े थोड़े उठने भी शुरू हो गए हैं, साधु संत बनारस की तरफ जाने लगे हैं। तो यहीं पर आज के इस एपिसोड का हम अंत करते हैं। तो हमारे मन में था कि पश्चिम बंगाल के शक्तिपीठों की यात्रा से पहले एक बार प्रयागराज धाम के दर्शन करते हुए जाएं और आपको वर्तमान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताएं। हर हर महादेव।